हेलो डियर्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का अनसॉल्व पेपर, जो कि सेट 4 नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2024 का 822 HY इसका पेपर कोड है। और हम लोग इसका खंड 8 डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग खंड 8 डिस्कस करेंगे और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो खंड बाकी लिए होगा। ठीक है, हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल होगा। तो इनके शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला, तो सबसे पहले आपको लिख लेना चाहिए पहला क्वेश्चन। समीकरण क्या लिखा हुआ है, 3x² प्लस 5x और प्लस का 2 और इनके शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अगर यहाँ मैं कंपेयर फॉर्म में लिखूँ, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, बी की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और सी की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो आपको -b/a निकालना है, यानी माइनस b की वैल्यू कितनी है, 5 है, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो -5/3 आएगी, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, -5/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब सेकंड क्वेश्चन है, आपके बीच लिखा हुआ है कि 2x प्लस ay इज इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर कराऊँ, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। क्लियर हो रहा है? तो सबसे अच्छी बात है यहाँ प्लस C1 होना चाहिए था, तो यहाँ प्लस इधर ले आएंगे क्या होगा, माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये +7 इक्वल किधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0। ये +C2 होगा, ये क्या होगा, +C2 इक्वल टू 0। ये रैखिक समीकरण का क्या होता है, सामान्य रूप होता है। रैखिक समीकरण का क्या होता है, सामान्य रूप। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, b1 की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी, और c1 की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक है, और इसी तरह a2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, b2 की वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगी, और c2 की वैल्यू क्या आएगी, -7 आएगी। तो अगर कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरणों 2x प्लस ay इज इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं होगा, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगर कोई हल नहीं होता है तो उसका रिलेशन होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर आप डज नॉट नहीं है, यहाँ इक्वल टू। अब बताइए मुझे, a1 की वैल्यू कितनी है, आप बताओगे 2 है, a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है, a है, और b2 की वैल्यू कितनी है, -5 है। तिरछा गुणा कीजिए तो a इक्वल टू आएगा 5 2 जार -10, और अपॉन में कितना है, 3, तो -10/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है? अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए, कह रहा है कि समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो जब मूलों की प्रकृति आपसे पूछे तो आपको क्या निकालना होता है, विविक्तर d निकालना होता है। और विविक्तर d का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अच्छा, इस समीकरण का तुलना को ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना कर दो। से तुलना करने पर a की वैल्यू क्या आएगा, a की वैल्यू आएगी 2, v की वैल्यू क्या आएगी 5, और c की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं यहाँ पर d इक्वल टू b की वैल्यू रख दूँ 5, तो 5 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू कितना है 2, इंटू c की वैल्यू कितना है 4। तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर 25, -4 2 जार 8, 4 जार 32, तो -32 प्लस 25 -7, यानी d की वैल्यू कितनी आ रही है, -7 आ रही है। तो क्या d जो है वो 0 से लेस आ रहा कि नहीं आ रहा है? और अगर d 0 से लेस आता है तो इसके मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। इसके मूल जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। तो आपसे पूछ रहा कि मूलों की प्रवृत्ति बताइए, तो यहाँ पर आपसे मूलों की तरह परिमेय और बराबर
अपरिमेय, परिमेय और समान, वास्तविक नहीं। तो जो वास्तविक नहीं होगा वही क्या होगा, काल्पनिक होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, डी हो रहा है, क्योंकि ये आपका वास्तविक नहीं है। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। या तो काल्पनिक बोले या तो वास्तविक नहीं बोले। क्लियर हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चौथा नंबर, लिखा है कि समांतर श्रेणी 4,9, 14, डॉट 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 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंत से जब पद ज्ञात करना हो तो अंत से nवां पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंत से जब ज्ञात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, माइनस। तो a माइनस n-1 इंटू में d। क्लियर हो रहा है। और आपसे कह रहा है जब अंत से आपको देखना हो, इधर से जब आएंगे तो अंत से पहला पद क्या होगा, 254 होगा। अंत से पहला पद क्या होगा, 254 होगा। सार्वांतर तो जो यहाँ सार्वांतर होगा वही यहाँ सार्वांतर होगा, वही यहाँ सार्वांतर होगा, वही यहाँ। यानी कि डी देखा जाए तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। 9 में से 4 घटाए 5, 14 में से 9 घटाए 5, यानी सार्वांतर डी कितना है, 5 है। उठा के यहाँ वैल्यू पुट किया जाए तो टी एन, यानी कि टी आपको क्या निकालना है, अंत से 10वां पद। अंत से कौन सा पद, 10वां पद, यानी एन की वैल्यू कितना दिया हुआ उसने, 10 दिया हुआ है। अब यहाँ रखिए तो टी यहाँ 10 रख दीजिए, इक्वल टू ए कितनी है, 254 है। माइनस में n-1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू में डी कितनी है, डी है आपका 5। डी कितना है, 5। तो आप कहेंगे T10 इज इक्वल टू 254 माइनस 10 में से 1 गया 9 और 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पचे 45। जब घटाइएगा तो 14 में से 5 जाएगा 9, 4 में से 4 गया 0 और यहाँ बचेगा 2। तो T 10वां यानी कि अंत से जो 10वां पद होगा वो 209 होगा और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप क्या होगा। ठीक है, तो आपको सही रूप में व्यक्त करना है तो आपको क्या करना है, आप ऐसे इस प्रकार कीजिए कि आपका दोनों, ये साइड देखिए, ये साइड देखिए, ये साइड देखिए और ये साइड देखिए। तो प्रयास ऐसे कीजिए कि अगर आप शुरू करें तो बिना कहीं पेन उठाए आप दोनों साइड पर पहुंच जाइए। तो अगर मैं यहाँ से ए से स्टार्ट करूँ तो ए से बी और बी से सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी। फिर ऐसे अगर मैं यहाँ से ई से स्टार्ट करूँ तो ई डी एफ, लेकिन अगर मैं डी से स्टार्ट करता हूँ तो डी ई, फिर उसके बाद इधर हमको ब्रेक मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से बी से स्टार्ट करूँगा तो बी सी, तो फिर मुझे इधर ब्रेक मिल जाएगा। तो मैं ऐसे पॉइंट से स्टार्ट करूँगा जहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो मेरा दोनों लाइन आ जाए जिस पर मैंने क्या नाम, जिसकी मैंने लेंथ लिखी हुई है। तो ए से स्टार्ट करूँगा तो ए से बी, फिर सी, ए बी सी हो गया। फिर ऐसे मैं ई से शुरू करूँगा तो ई डी और क्या एफ। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, सही रूप होगा व्यक्त करने का समरूप। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ कि बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, यानी कि एक बिंदु आपका क्या है, 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ही होता है, अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना हो डी, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 यानी कि -3 माइनस x2 यानी कि 0, -3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। अब बताइए -3 और -0 का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और प्लस -4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। तो 16 + 9 क्या होगा, 25 होगा, किसमें, रूट के अंदर। और रूट के 25 का जो वैल्यू आता है वो प्लस माइनस क्या आता है, 5, यानी 5 मात्रक आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऐसा कहाँ है, आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ क्या, cot a इज इक्वल टू 3/4, तो sec a का मान होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। आपसे कह रहा है कि cot a बराबर 3/4, तो 3/4 कह रहा है, यानी कि ऊपर वाला होता है आधार। cot a का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी ऊपर वाला क्या है, आधार है, और नीचे वाला क्या है, लंब है। ठीक है, तो एक अगर मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लूँ तो लंब कितना हो रहा है, ये लंब हो रहा है 3 और आधार कितना हो रहा है
आधार कितना, सॉरी लंब कितना हो रहा है 4 और आधार कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर कर्ण निकालना हो तो कर्ण का तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला ही पढ़े हैं कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना होगा, रूट में हो जाएगा 25, रूट में कितना हो जाएगा 25, और रूट 25 की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, यानी कि जो कर्ण आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। अब आपको सेक ए की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, सेक ए की। सेक ए बराबर होता है कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक ए क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर आपको कर्ण कितना दिखाई दे रहा है 5 दिख रहा है और आधार कितना दिखाई दे रहा है 3 दिख रहा है। ये अगर मान ली ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो 5/3 और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है 5/3, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ 8 नंबर क्वेश्चन, लिखा है tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा। ठीक है, तो मैं ऑप्शन से चेक करता हूँ, अल्फा की जगह पर एक बार 0 डिग्री रखिए। ठीक है, तो tan 0 0 होता है और साइन 0 ये भी 0 होता है, यानी कि 0 डिग्री पर ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ 45 रखूँ तो tan 45 1 होता है और साइन 45 1/√2 होता है, यानी कि दोनों अलग अलग आएगा। साइन का अगर 60 रखो तो यहाँ √3 आएगा और यहाँ क्या आएगा √3/2 आएगा, दोनों अलग अलग आएगा। 90 रखो तो tan 90 इनफाइनाइट होता है और साइन 91 होता है, दोनों अलग अलग आएगा। इसका मतलब केवल 0 डिग्री ही एक ऐसा है जिस पर ये दोनों ही वैल्यूज क्या हो रही हैं सेम हो रही हैं। क्लियर हो रहा है, आशा है आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, लिखा है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया से अनुपात 1:√3 है तो उसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये छड़ की लंबाई है, इसको L मान लीजिए और उसकी छाया क्या है x है। ठीक है, तो आपको दिया है L/x की वैल्यू क्या दिया है 1√3, क्या दिया हुआ है 1:3, यानी कि 1/√3 यही दिया हुआ है। अब आपने पढ़ा हुआ, अगर मैं यहाँ देखूँ tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे लंब बटे आधार यानी L/x, और L/x कितना दिया हुआ 1/√3 दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है। तो tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो आप कहेंगे tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। यहाँ अगर tan थीटा रखें तो tan थीटा बराबर इस 1/√3 को लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री। तो अगर मैं कंपेयर कराऊंगा तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आनी है 30 डिग्री, यानी जो आपका ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। वृत्त के व्यास, एक वृत्त बना लिया जाए और इसका व्यास खींच दीजिए। तो एक व्यास मैंने खींच दिया, व्यास क्या होता है वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं, जो वृत्त को 2 बराबर भागों में क्या करता है विभाजित करता है। कह रहा वृत्त के केंद्र से वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, एक सिरा ये है और एक सिरा क्या है ये है। यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दूं, ठीक है, और यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दूं, ठीक है। तो ये बताइए, कह रहा है कि समांतर स्पर्श रेखाएं खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी खींची जा सकती हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, कुल कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा भैया 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण पर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लीजिए। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है θ/3 60 डिग्री इंटू में πr²। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ
रेडियस कितना दिया हुआ है आर 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और कोण कितना थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो रेडियस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा की जगह पे रखिए 60 अपॉन में 360 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, तो 6 छक 36 यही आना है, और यहाँ 6 दूना 12, तो 12 दूना कितना होता है 24, और फिर क्या बचा हुआ है पाई, तो 24 पाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। क्लियर हो रहा है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर कह रहा है यदि एक गोले का व्यास d है तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे बताइए कि गोले का आयतन होता क्या है, गोले का आयतन होता क्या है। तो 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला ही होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आप सब जानते हैं जो रेडियस होता है और डायमीटर का आधा होता है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। तो आपसे डायमीटर के टर्म में क्वेश्चन आंसर पूछा है, तो 4/3 इंटू पाई आर की जगह पर क्या रख दीजिए d/2, तो d/2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब, तो कहेंगे 4/3 पाई इंटू डी का क्यूब अलग से कर दीजिए और 2 का क्यूब अलग से, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, 4 दूना 8। ठीक है, तो आएगा कितना पाई अपॉन में 3 दूना 6 डी क्यूब, तो पाई अपॉन 6 डी क्यूब आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। और ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है, पाई अपॉन 6 डी क्यूब। क्लियर हो रहा है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए, तो डायरेक्ट फार्मूले पर ही दिया हुआ है कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग बताइए। ठीक है, तो माध्यिका वर्ग क्या होता है, जो बीचों बीच होता है वही माध्यक होता है। तो 1 2 3 4 5 कितने पद हैं, 5 पद, तो 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से हटा दीजिए, बीच में कौन पड़ रहा है आपका, यही तो पड़ रहा है बीच में, और जो बीचों बीच होता है वही माध्यिका वर्ग होता है, यानी कि 10 से 15 आपका माध्यिका वर्ग है। ये ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है आपको, सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से छोड़ दिए, बीच वाला ही हमारा होता है माध्यिका वर्ग, तो माध्यिका वर्ग कितना 10 से 15, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 हैं। माध्य कितना है 27 और माध्यिका कितने हैं 29 हैं। माध्य है 27 और माध्यिका कितने हैं 29। माध्य कितना भैया 27 है, माध्य की जगह पे क्या लिख दीजिए 27, और माध्यिका कितना है 29। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना भैया, तो इसका बहुलक होगा, तो इसका बहुलक होगा, यानी कि आपसे बहुलक पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ 3 लिखा है, इंटू में माध्यिका 29 है, माइनस 2 इंटू माध्य में कितना है 27। ये संबंध होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब यहाँ पर आपको बहुलक निकालना, तो 29 29 3 87 माइनस 27 ना 54, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3, तो 33 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सारणी वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, और कह रहा का माध्य होगा। वर्ग अंतराल क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और उसकी बारंबारता है 2, 1, 4 और 3। इसका आपसे माध्य पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ मैंने क्वेश्चन को लिख लिया हुआ है। वर्ग अंतराल लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, और इसकी बारंबारता कितनी है 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 और 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अगर वर्ग अंतराल दिया हो तो एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। 0 + 10 क्या होगा 10, और 10 अपॉन क्या होगा 2, 10 अपॉन 2 क्या होता है 5। 10 और 20 30, 30/2 15, 20 30 50, 50/2 25, 30 40 70, 70/2 35।
क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एफ आई एक्स आई निकालना है। तो 2 पंचे 10, 15 एकम 15, 25 चौके 100 और 35 तियाँ 3 पचे 15, 3 त्रिक 9 और 1 10, 105। क्लियर हो रहा है। अब आपने पढ़ा होगा कि समांतर माध्य एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, आई इक्वल टू 1 से n एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई सबको जोड़ दो। 5 100 में 105 जोड़ेंगे 205, 205 में 15 जोड़े 220, 220 में 10 जोड़े 230। ये कितना आएगा, 230 आएगा। और 2 1 3 4 7 7 3 10, ये कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया, 230 आया। और सिग्मा एफ आई कितना आया, 10 आया। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 23। और 23 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी। कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो अधिवर्ष, अधिवर्ष माने लीप ईयर, अधिवर्ष माने लीप ईयर। तो अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 डेज होते हैं। और साथ ही साथ में इसी को हम बोल सकते हैं कि 52 सप्ताह होते हैं। 366 डे बोले या 52 सप्ताह प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। क्लियर हो रहा है। तो 366 दिन होता है किसमें, अधिवर्ष में। इसी को बोल सकते हैं 52 सप्ताह 2 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक है, अगर मान लिया है वर्ष जो है वो शुरू हो रहा है, वर्ष शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए जो वर्ष है हमारा शुरू हो रहा है सोमवार से, सोमवार से, फिर मंगलवार से, फिर बुधवार से, फिर बृहस्पतिवार से, फिर शुक्रवार से, और फिर शनिवार से, और लास्ट में रविवार से। क्लियर हो रहा है। तो सोमवार से अगर शुरू हो रहा है तो कब खत्म होगा, आप जानते हैं कि जिस दिन अधिवर्ष में क्या होता है कि जिस दिन अगर मान लिया वर्ष का पहला दिन सोमवार से शुरू हो रहा है तो वर्ष का जो आखिरी दिन होगा, जो खत्म होगा, वो जस्ट एक दिन बाद होगा, यानी कि मंगलवार को खत्म होगा। तो अगर सोमवार को शुरू हुआ तो कब खत्म होगा, मंगलवार को। मंगलवार को शुरू हुआ तो कब खत्म होगा, बुधवार को। बुध को शुरू हुआ है तो बृहस्पतिवार को। कब, बृहस्पतिवार को खत्म होगा। अगर बृहस्पतिवार को शुरू हुआ है सोमवार को तो मंगलवार को, मंगलवार को शुरू हुआ तो बुधवार को खत्म होगा, बुधवार को शुरू हुआ तो बृहस्पतिवार को खत्म होगा, बृहस्पतिवार को शुरू हुआ तो शुक्रवार को खत्म होगा, अगर शुक्रवार को शुरू हुआ तो शनिवार को खत्म होगा, अगर शनिवार को शुरू हुआ तो रविवार को खत्म होगा, और अगर रविवार को शुरू हुआ तो सोमवार को शुरू होगा, खत्म होगा। क्लियर हो रहा है, इतनी बात समझ में आई। अब बताइए, अगर सोमवार से सोमवार तक जाएं तो टोटल कितना सप्ताह होगा, 52 सप्ताह होगा। और प्लस उसमें सोमवार, अब जो लास्ट का खत्म हुआ, अब फिर अगला दिन आएगा सोमवार और मंगलवार, यानी कि एक सोम इसमें और आएगा, एक सोम इसमें और आएगा। तो टोटल कितने सोम हो जाएंगे इसमें, 53 सोम हो जाएंगे। ठीक है, फिर मंगलवार को अगर शुरू हुआ तो मंगलवार को, बुधवार को खत्म होगा, फिर 2 दिन जो बचा है वो शुक्र और शनि होगा, यानी कि इसमें केवल और केवल 52 ही सोमवार आएंगे। कितने सोमवार आएंगे, 52। इसमें भी केवल 52 सोमवार आएंगे, इसमें भी केवल 52 सोमवार आएंगे, इसमें भी केवल 52 सोमवार आएंगे, इसमें भी कितने आएंगे, 52। देख लिया जाए। मान लीजिए शनिवार को खत्म हुआ तो रविवार को क्या नाम है, सप्ताह आपका वर्ष खत्म होगा। फिर सोमवार मंगलवार, यानी कि इसमें भी आएगा कितना दिन, 52 सोमवार और प्लस 1 सोमवार और आएगा, यानी कितने होगा कुल 53 सोमवार। और अगर आपका रविवार को शुरू हुआ तो सोमवार को खत्म हो जाएगा, तो फिर बाद में जो 2 दिन बचेगा वो मंगल और बुध होगा, यानी कि इसमें केवल और केवल 52 सोमवार होंगे। तो जो 53 सोमवार होगा वो 1 और 2, यानी कि अनुकूल प्रायिकता कितनी है। अगर आपको प्रायिकता निकालनी है तो यहाँ लिखा हुआ कि 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है, 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है। तो
तो 53 सोमवार होने के लिए एक प्रायिकता और दो प्रायिकता, कितनी अनुकूल प्रायिकता है? दो प्रायिकता। और बाकी कुल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हुआ? 2/7। और 2/7 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है 18, कह रहा दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही है। दोनों का जन्मदिन एक ही है, तो जो दोनों का जन्मदिन होने की प्रायिकता यानी कि पीई, एक ही होने की प्रायिकता, एक ही होने की प्रायिकता क्या होगी? हो सकता है उनका एक ही दिन प्रायिकता हो, तो अगर एक ही दिन प्रायिकता होगी तो मान लो अनुकूल प्रायिकता कितनी हो रही है? एक हो रही है। और बाकी कुल प्रायिकता कितनी है? टोटल 365 दिन होते हैं एक साल में, तो टोटल कितना लिखेंगे? 365, यानी कि एक ही दिन होने की जो प्रायिकता होगी वो 1/365 होगा। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ आ जाए दूसरी बात, आपसे पूछ ले कि एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, यहाँ पीई बराबर क्या होता है? एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। ठीक है, ये तो एक ही दिन होने की प्रायिकता 1/365 आई। अब आप जानते हैं कि पीई प्लस पीई डैश इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो अगर मुझे पीई डैश निकालना हो यानी कि एक ही दिन ना होने की प्रायिकता निकालनी हो तो 1, ये प्लस पीई इधर आएगा तो माइनस पीई, और पीई की वैल्यू कितनी है? 1/365। तो 365 करने 365 माइनस 1 364 अपॉन कितना आएगा? 365। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। तो आपसे इतनी बात तो पूछी ही नहीं है, आपसे केवल पूछा था कि एक ही दिन होने की प्रायिकता, तो एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/365। तो 1/365 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर कह रहा दो बिंदुओं 2,3 और 4,1, और कौन सा? 4,1, इन दोनों के बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है। क्या करनी है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ही होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये क्या है? आपका x1 y1 है, और ये क्या है? आपका x2 y2 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो x1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है? 4, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 3 माइनस y2 कितनी है? 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप यहाँ कहेंगे 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? +4, और 3 माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? +4। तो 4 + 4 क्या होता है? √8, और √8 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 2√2। तो 2√2 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। और ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसी के साथ आपको 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या होगी? तो बताइए, अगर करड़ी में अभाज्य संख्या कहीं आपको दिख जाए तो आप बिना कुछ सोचे समझे बता दो कि ये क्या है? अपरिमेय है। अब यहाँ बताइए, अगर मैं इस 25 का वर्गमूल निकालूं तो 5 आएगा, ये अभाज्य, ये अपरिमेय नहीं हो सकता। 81 का निकालूं तो यह आएगा 9, ये भी अपरिमेय नहीं हो सकता। और 5/3 ये तो परिमेय दिख ही रहा है, तो आपका कौन सा नहीं दिख रहा? देखिए यहाँ करड़ी में अभाज्य संख्या आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर हो रहा है? तो चलिए, ये आपका जो है खंड आ कंप्लीट होता है। अब हम लोग खंड बा की तरफ बढ़ेंगे, और इसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।